Hello everyone, Sandeep here. I welcome you all in this new lecture by economics and that is right to freedom. अब राइट टू फ्रीडम में चार आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक. ओके, तो अभी हम इस फंडामेंटल राइट की सीरीज में इन्हीं आर्टिकल्स को आज हम पढ़ेंगे. ओके, लेट्स कंटिन्यू. यहां पे जैसा कि आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 से 22 क्विक ओवरव्यू के बारे में है, मतलब शॉर्ट में बताया गया है. तो आर्टिकल 19 जो है ये आपका बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में. ठीक है, इसमें 6 फ्रीडम्स के बारे में बात किया गया है, जैसे स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, राइट ऑफ मूवमेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना. ऐसे 6 फ्रीडम्स हैं यहाँ पे. फिर आर्टिकल 20 जो है वो कन्विक्शंस अगर किसी को होता है, कोई अगर किसी ने कोई क्राइम कमिट किया है और अगर उसको कोई कन्विक्शन होती है उससे रिलेटेड राइट्स के बारे में बात की गई है. यहां पे आप देख रहे होंगे नॉन रेट्रोस्पेक्टिव लॉज, यानी कोई भी बैक डेट में लॉ बना करके उसको पनिश नहीं किया जाएगा. वैसे ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंस के लिए वैलिड होगा. ओके, सिविल केसेस में एंड टैक्स लॉ अगर गवर्नमेंट बनाती है उस केस में आप रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बना सकते हैं. ओके, बैक डेट में आप लॉ बना करके टैक्स बढ़ा सकते हैं, या सिविल केस में क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो है, अगर किसी सिविल केस में मान लीजिए 2 साल की पनिशमेंट है तो गवर्नमेंट जो है उस पनिशमेंट को बढ़ा करके 3 साल, 4 साल या 5 साल उसको क्वांटम बढ़ा सकती है सिविल केसेस में, नॉट इन क्रिमिनल केसेस. ओके, उसके बाद आर्टिकल 21, जैसा कि हम अभी तक बहुत सारे अपने वीडियोस में बात करते हैं, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव आर्टिकल है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ये बात करता है और सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन इन डिफरेंट केसेस इसकी बहुत ज्यादा एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है. तो बहुत सारे राइट्स को सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर क्लब कर दिया है. ओके, तो ये अभी हम बात करेंगे. ऑल्सो आपको ये याद रखना है कि इस राइट में, जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं, लगभग हर फंडामेंटल राइट में कोई ना कोई एक्सेप्शंस के बारे में हम पढ़ते आए हैं ना, कि XYZ कोई एक्सेप्शन है उस पे वो वैलिड नहीं होगा, लेकिन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. ये आपको याद रखना है. ओके, उसके बाद आर्टिकल 22 अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि अगर किसी व्यक्ति को किसी क्राइम के लिए डिटेन किया जाता है या अरेस्ट किया जाता है तो उसके राइट्स क्या क्या हैं वो इस बारे में बात करता है. ठीक है, आर्टिकल 22. तो हम आगे बढ़ते हुए हमारा पहला राइट है इसमें आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. यहां पे आप देख रहे होंगे पिछले स्लाइड में हमने बात करी थी कि 6 फ्रीडम्स के बारे में यहां पे बताया गया है. तो स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन. ये जो है ना सब क्लॉज 19(1) का सब क्लॉज ए, ये 19(1) के अंतर्गत आता है ये आर्टिकल. और सब क्लॉज ए जो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है. सब क्लॉज बी जो है वो असेंबली के बारे में बात करता है. सब क्लॉज सी जो है वो एसोसिएशन के बारे में बात करता है कि कोई ग्रुप आप बनाते हैं तो उसको एसोसिएशन में काउंट किया जाएगा. ओके, उसके बाद जो सब क्लॉज डी है वो मूवमेंट के बारे में बात करता है, लेकिन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जब मेनका गांधी का केस पढ़ रहे थे, है ना, तो उसमें मेनका गांधी जी के राइट टू ट्रेवल आउटसाइड ऑफ इंडिया उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया था. राइट, तो वो जो राइट है ना वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगा. ये जो है ना मूवमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए है. ओके, मतलब इसमें जो एक्सेप्शंस हैं वो रेस्ट्रिक्शन जो है वो सिर्फ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया यहां पे ये लागू होगा. ओके, उसके बाद अपने पास डी के बाद ई है हो जाएगा ये राइट टू रेजिडेंस, और एफ हो जाएगा, सॉरी जी हो जाएगा, यहां पे एफ डिलीट कर दिया गया है. हमने एफ जो था ना राइट टू प्रॉपर्टी, आपको अगर याद होगा हमने बार बार बताया था पिछली क्लासेस में भी कि राइट टू प्रॉपर्टी को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 19(1) सब क्लॉज एफ जो राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करता था उसको फिर रेड डाउन कर दिया, डिलीट कर दिया गया बेसिकली. और उसके बाद जी जो है ना राइट टू प्रोफेशन, ये इस बारे में बात करता है. तो इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं. ओके, कि सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट एंड डिफेमेशन, ये जो है ना रेस्ट्रिक्शंस, ये इस 6 राइट्स को रेगुलेट करता है बेसिकली. यहां पे ध्यान देने लायक ये बात है कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ना एक स्पेशल रेस्ट्रिक्शन के बारे में बात करता है, जैसे फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, कि किसी
दूसरे देश के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हो, उसके लिए आपके इस राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रेंडली रिलेशंस के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, बाकी सब में फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स लागू नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूं तो अभी इंडिया और यूएस के साथ ट्रेड डील की बात चल रही है ना, तो आपने नोटिस किया होगा कि वहां के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो जब अजीबोगरीब कभी कभी भाषण दिया करते हैं तो यहां पर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके लिए काफी मीम्स बनती हैं, है ना, बहुत सारे उन पे ऐसे मतलब स्किट्स बनाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। ओके, कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोले कि नहीं, आपके ये मतलब मीम्स बनाने की वजह से हमारे और यूएसए के रिश्ते ना मतलब सही नहीं रहेंगे, उस बेसिस पे आपके उस राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ओके, वहां पे ये है। अब यहां पे आप ये नोटिस करेंगे कॉन्टेम्प्ट की बात की गई है ना, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये था कि आर्टिकल 129, यस हाँ, आर्टिकल 129 एंड 215 इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आर्टिकल 129 एंड 215 ये जो है ना, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स को यह पावर देता है कि वो अपने कंटेम्प्ट के लिए किसी को पनिश कर सकते हैं। ओके, और ये भी जो है ना एक रेस्ट्रिक्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया है एंड यू क्रिटिसाइज इट अननेसेसरीली, तो उस पे आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मतलब दोषी पाए जा सकते हो, आप पे मतलब कार्रवाई की जा सकती है। इसमें ध्यान देने लायक बात यह है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो था ना, वो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बनाया गया था 1971 में। आपको यह याद रखना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ये 1971 में बनाया गया था, जिसपे ये फिर ऑपरेशनलाइज हुआ था। ये वाला जो है ना, ये ऑपरेशनलाइज हुआ ये वाला एक्ट बनने के बाद। ओके, हाँ, इसमें आपको एक और बात याद रखनी है अगर मैं बताना चाहूं तो, ये काफी ज्यादा जंबल्ड हो गया है तो लेट्स, ओके, यहां पे आप देख रहे होंगे कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपको अगर थोड़ा याद हो तो आईटी एक्ट आया था इंडिया में ईयर 2000 में, है ना, आईटी एक्ट इंडिया में ईयर 2000 में आया था। तो इसमें हम नेक्स्ट स्लाइड में आई थिंक, हाँ, श्रेया सिंघल का केस है, ये हम पढ़ेंगे, तो लेट्स मूव दिस विद दिस स्लाइड। तो आर्टिकल 19 में रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, रेस्ट्रिक्शन अगर किसी मतलब फ्रीडम पे लगाया जाता है तो स्टेट के इंटरेस्ट में हो वो चीज, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, मतलब उसका कोई लीगल बैकिंग होना चाहिए, एंड प्रोपोर्शनेट टू ऑब्जेक्टिव। अगर आपने रेस्ट्रिक्शन लगाया है तो वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसने अगर मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए आपने बहुत ज्यादा उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया एंड इट इज इलीगल टू इवन स्टेट योर ऑब्जेक्टिव, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहां पे आप देख रहे होंगे आर्टिकल 19 सब क्लॉज ई में राइट टू रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, इस बारे में बात की गई है एफ में। तो राइट टू रेजिडेंस जो है ना, राइट टू मूव एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, यहां पे रेस्ट्रिक्शन हो सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन दैट एरिया। ओके, इसीलिए आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ स्टेट्स हैं, है ना, या शेड्यूल 5 के जो कुछ एरियाज हैं, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो बनाया जाता है, या फिर लद्दाख जो स्टेट है, यूटी है सॉरी, वहां पे आपको राइट टू रेजिडेंस वो रेस्ट्रिक्टेड है। यू कैन नॉट गो एंड से कि मुझे यहीं रहना है, ये बहुत मतलब ब्यूटीफुल जगह है तो मुझे यहीं पे घर बना के रहना है, तो आपका राइट टू रेजिडेंस वहां पे रेस्ट्रिक्ट होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट उसको फिर रेस्ट्रिक्ट करेगी लॉज बना करके। ओके, उसके बाद फिर सब क्लॉज एफ जो है वो प्रोफेशन के बारे में बात करता है कि आपके पास पूरा राइट है कि आप कोई भी प्रोफेशन मतलब कर सकते हो, कोई भी जॉब कर सकते हो, लेकिन उसमें स्टेट के पास ये पावर है कि क्वालिफिकेशन स्टेट डिसाइड करे कि अगर कोई मतलब
कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए, तो हर कोई तो मुंह उठा के नहीं बोल सकता कि मुझे तो यही जॉब करना है ना। अब हर कोई तो ये नहीं बोल सकता कि मुझे इसरो में साइंटिस्ट बनना है। तो स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिस केस वो डिसाइड कर सकती है कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ओके जैसे डॉक्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किसी बड़े फर्म में, किसी पीएसयू में मैनेजर बनने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। ओके एंड कुछ जॉब्स में, कुछ वोकेशन में, कुछ प्रोफेशन में गवर्नमेंट की पूरी मोनोपोली है। टू गिव यू एन एग्जांपल, आपको याद होगा कुछ साल पहले तक ना, मतलब जो डिफेंस सेक्टर था या रोबोटिक्स का सेक्टर था या फिर अपना स्पेस जो सेक्टर था, उसमें पूरी मोनोपोली थी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ओके यहां पे प्राइवेट प्लेयर्स नहीं आ सकते थे। धीरे धीरे फिर उसको मतलब ओपन किया गया प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, एंड फिर वहां पे आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा प्राइवेट, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप वहां पे हो रहा है। और फिर बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो फिर अपना डिफेंस में भी है ना, स्पेस में भी वो साथ में काम कर रही हैं। ओके यहां पे की केसेस में आप देख रहे होंगे अखिल भारत हिंदू महासभा केस, ये और एक श्रेया सिंघल का केस है सेक्शन 66A का। ये केस इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा कुछ साल पहले महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ था, तो वहां पे शिवसेना जो अभी जो दो गुट है, वो पहले एक ही गुट हुआ करता था और एनसीपी भी एक ही गुट था। तो शिवसेना ने इलेक्शन के पहले बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन इलेक्शन के बाद दे सेड कि नहीं, हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे बिकॉज दे समहाउ रिफ्यूज्ड सम ऑफ देयर डिमांड्स। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि नहीं, हम कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करके एक नई सरकार बनाएंगे। तो ये जो है ना अखिल भारत हिंदू महासभा, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि ये उन्होंने मतलब पब्लिक मैंडेट को बेसिकली अगेंस्ट वो गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला था कि ये पॉलिटिकल जो मतलब विल है लोगों का, वो लोग डिसाइड करेंगे कि उनको क्या एक्शन लेना है, अगले इलेक्शन में उनको हराना है या फिर से पावर में लाना है। तो उस पर कुछ खास बहस नहीं हुई थी उस मामले में, क्योंकि वो अखिल भारत हिंदू महासभा जो है ना, वो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब आर्टिकल 19 का ही जो है ना फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इस बाबत जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि ये वायलेट हो रहा है बेसिकली, कि लोगों से तो इन्होंने वोट लिया था कि हम बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे ये कहकर, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे उस केस में। उसके बाद अगला केस हमारे पास आता है श्रेया सिंघल का केस सेक्शन 66A। ये आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत आता है, ये वाला आईटी एक्ट 2000। ओके यहां पे ओरिजिनली 66A जो है ना, ये आईटी एक्ट 2000 जब बनाया गया था तब नहीं था उसमें। 66A जब उसमें ऐड किया गया आईटी एक्ट 2000 में, उसमें बोला गया कि अगर कोई ऑफेंसिव पोस्ट है, मतलब ऑनलाइन अगर आप पोस्ट करते हैं ना गवर्नमेंट के खिलाफ, या आप जो सोच रहे हैं अपनी जिंदगी के बारे में, या आपके आसपास जो भी चीजें हो रही हैं उस पर हम सबके पास अपना खुद का मत होता है ना, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू मतलब सोशल मीडिया पे साझा करते हैं लोगों के साथ, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे या कहीं फेसबुक पे, ऐसी बहुत सारी चीजों पे, एक्स पे। तो इसमें जो है ना 66A में यह बोला गया था कि अगर कोई ऑफेंसिव पोस्ट है तो उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जा सकती है। अब इंटरेस्टिंगली ऑफेंसिव पोस्ट होता क्या है ये उस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया था। ओके उसको बहुत वेग रखा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि गवर्नमेंट इसको बहुत मिसयूज कर सकती है ना, कि ऑफेंसिव पोस्ट अगर आपने डिफाइन ही नहीं किया है कि ऑफेंसिव पोस्ट होता क्या है, तो आप बहुत सारी चीजों को मतलब सिंपली बोल सकते हैं कि ये ऑफेंसिव है एंड यू हैव टू टेक डाउन, और ऊपर से उस पर क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा, है ना। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर सेक्शन 66A इसको फिर मतलब क्वैश कर दिया। और ये भी जो है ना स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत ही आता था, अगर आपको याद हो, सब क्लॉज ए ही जो था ना स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके अंतर्गत आता है ना। और रही बात यहां पे केशवानंद भारती जी की का केस, तो ये हम पिछले मतलब क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहां पे मैं मतलब उसको फिर से रिपीट नहीं करूंगा, आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। ओके उसके बाद अगला आर्टिकल है अपने पास आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन वर्सेस कन्विक्शन, कि यहां पे साफ साफ लिखा है नो रेट्रोएक्टिव पनिशमेंट, कि अगर कोई सिविल केस होता है, अगर कोई क्रिमिनल केस होता है तो उसमें रेट्रोएक्टिव पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। सपोज करिए कि किसी के मर्डर के लिए आज के टाइम पे 14 इयर्स का मतलब कन्विक्शन है, तो उसको ना क्राइम कमिट होने के बाद अगर वो केस चल रहा है ना, और उस किसी इंसान को XYZ जो भी पर्सन है उसको अगर कन्विक्शन होने वाला है, उसका कन्विक्शन होने वाला है, तो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना या पार्लियामेंट जो है सडनली लॉ लेके नहीं आ सकती है कि उसको 30 साल की सजा होगी या 40 साल की सजा होगी, ऐसा नहीं हो सकता। वो लॉ बना सकती है ऑफ कोर्स, लेकिन वो लॉ जो होगा ना फिर नेक्स्ट केसेस पे अप्लाई होगा, रेट्रोएक्टिव केसेस में वो अप्लाई नहीं होगा। ओके, यहां पे लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो रेट्रोएक्टिव पनिशमेंट जो है ये सिविल केसेस में एंड टैक्स लॉज में यहां पे वैलिड नहीं होगा। यानी कि सिविल केसेस में एंड टैक्स लॉज में गवर्नमेंट जो है रेट्रोएक्टिव पनिशमेंट दे सकती है। ओके, कि सपोज करिए किसी ने टैक्स चोरी की है और आज के टाइम पे पनिशमेंट सपोज करो 6 मंथ्स की है, बट गवर्नमेंट एक लॉ ला सकती है कि नहीं अब से पनिशमेंट जो है 7 ईयर्स का होगा या 10 ईयर्स का होगा, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम ऑफ द क्राइम यू हैव कमिटेड। मतलब उसका जो भी लॉ अगर गवर्नमेंट बनाती है ऐसा, तो सिविल केसेस में एंड टैक्स लॉज में रेट्रोएक्टिव पनिशमेंट हो सकता है। ये जो है ना ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस में एप्लीकेबल होगा, कि सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस में नो रेट्रोएक्टिव लॉ ये लागू होगा। ओके, और नो डबल जेपार्डी, यहां पे साफ साफ लिखा है कि सेम एक्ट के लिए आपका 2 बार ट्रायल नहीं होगा, ना ही 2 बार पनिशमेंट दी जाएगी। ओके, यहां पे लेकिन आपको याद हो हमने पिछली क्लासेस में पिछले वीडियो में आपको साफ साफ बताया था कि मार्शल कोर्ट अगर होता है, जैसे आर्मी में अगर ऐसा क्या होता है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अगर ट्रिब्यूनल होता है, वहां पर ये डबल जेपार्डी का केस लागू नहीं होगा। ओके, उसके बाद है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि यहां पे आपको कन्फेस नहीं किया जा सकता किसी क्राइम, मतलब आपको फोर्स नहीं किया जा सकता किसी क्राइम को कन्फेस करने के लिए, आपको फोर्स नहीं किया जा सकता अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए। बेसिकली पिछली क्लासेस में भी हमने बोला था कि आपको अपना फिंगरप्रिंट देने के लिए आपको फोर्स किया जा सकता है ना। अगर कोई ऐसी एजेंसीज आती हैं तो आपसे आपका मतलब ब्लड सैंपल है ना, या सलाइवा का सैंपल या आपका फिंगरप्रिंट, ये सब डिमांड कर सकती हैं उस केस में आगे बढ़ने के लिए। ओके, और यहां पे आपको एक और बात याद रखनी है, ये जो है ना नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस पे लागू होगा। ओके, यहां पे अगर मैं डिटेल में बात करूं तो ये भी जो है ना सिविल केसेस एंड टैक्स केस लॉज में या टैक्स केसेस में यहां पे ये लागू नहीं होगा। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का जो केस है ना वो सिविल केसेस में लागू नहीं होता है। ओके, अगला आर्टिकल, आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये सबसे ज्यादा वाइड आर्टिकल है, हमने पिछली वीडियोस में भी कई बार इस पे बात की है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये ओरिजिनली था, अब इसमें फिर ना एक और ऐड कर दिया गया है, मतलब संविधान में तो नहीं लिखा है लेकिन ये माना जाता है कि ये उसका पार्ट है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये भी होगा। ओके, यानी कि अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है तो वो लॉ जस्ट होना चाहिए। ओके, आर्बिट्रेरी तरीके से वो लॉ नहीं बना होना चाहिए, ये भी देखा जाता है। किसी भी लॉ को जस्ट अगर वो है या अनजस्ट है, वो अगर चेक किया जाता है ना, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अगर चेक की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये भी चेक किया जाता है कि वो लॉ बनाते वक्त ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ था या नहीं। ओके, आपको ये याद रखना है कि इस राइट में आर्टिकल 21 में जो है ना, ये जो फंडामेंटल राइट है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, इस पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, मतलब जब इमरजेंसी भी अगर लागू होती है, नेशनल इमरजेंसी भी या मार्शल लॉ भी, ऐसा अगर कुछ भी लागू होता है तो भी आपका ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कभी भी रेस्ट्रिक्ट नहीं होगा। ओके, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि इन केसेस में आपका ये राइट रेस्ट्रिक्ट होगा, ऐसा कोई एक्सेप्शन मेंशन नहीं है। ओके, और ये लिमिट किया जा सकता है लॉ के द्वारा, ये आपको याद रखना है कि सर्टेन केसेस में, मतलब आपका फ्रीडम, ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। राइट टू लाइफ इज एब्सोल्यूट, ये आपको हमेशा याद रखना है, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में इसको मतलब और ज्यादा डिफाइन किया है कि कौन कौन से राइट्स जो है ना राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आएंगे। जैसे राइट टू हेल्थ जो है ना ये आएगा, राइट टू प्रिवेसी, ये आपका केएस पुट्टा स्वामी का केस जो था 2017 का, वो याद होगा आपको, उसमें आता है। राइट टू एजुकेशन, ये भी जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में डिसाइड किया था कि राइट टू लाइफ के अंतर्गत ही आएगा राइट टू एजुकेशन, इसलिए फिर 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2002 में राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट का फिर पार्ट बनाया गया 21A। ओके, और फिर ये राइट टू डिग्निटी, यानी राइट टू लाइफ जो है ना वो विद डिग्निटी होना चाहिए। ओके,
यहाँ पे आप 21 का लैंडमार्क केसेस देख रहे हैं कि एक मेनका गांधी जी का केस है 78 का, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर लॉ बनाया गया है तो लॉ बनाने में जो प्रोसीजर फॉलो हुआ है वो फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। ओके, नॉट दैट कि पार्लियामेंट का मन हुआ तो उन्होंने अपने मन से कोई भी लॉ बना दिया। ओके, कि पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ बनाती है तो उसकी जस्टनेस, उसकी फेयरनेस वो सुप्रीम कोर्ट चेक करती है कि उस कसौटी पे वो सही मतलब खरा उतरता है या कि नहीं। ओके, उसके बाद फिर सुनील बत्रा जी का केस आता है 1980 का कि प्रिजन कंडीशंस जो है ना वो सही से मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को वो रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं। ओके, ये फिर केस आता है कि प्रिजन का कंडीशन भी एक लिवेबल कंडीशन होना चाहिए कि लोगों को अगर जेल में भी भरा जाता है, नो डाउट कि अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है तो दे आर सेंट टू जेल। ओके, जुडिशियल रिफॉर्म मतलब लाने के लिए उनको भेजा जाता है, लेकिन प्रिजन का जो मतलब प्रिजन का जो कंडीशन है वो एक मतलब एक डिग्निफाइड लाइफ जीने लायक होना चाहिए। ओके, फिर केएस पुट्टा स्वामी जी का केस आता है 2017 में। ये अगर आपको याद हो तो 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया था। ओके, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो। अब जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया तो सुप्रीम कोर्ट में यह केस गया था कि उनका जो डिजिटल प्रोटेक्शन का जो लॉ था बेसिकली फेसबुक का, जो व्हाट्सएप पे भी वो लागू करना चाह रहे थे, उसके अगेंस्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था। और फिर सुप्रीम कोर्ट सोचने पे मतलब मजबूर हो गई कि ये जो केस है ना, ये पर्सनल लिबर्टी वाला जो मतलब कॉन्सेप्ट है, ये आप एक प्राइवेट इंडिविजुअल, इस केस में मतलब फेसबुक जो है या मेटा या इंस्टाग्राम जो है, ये जो है एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, प्राइवेट कंपनी है बेसिकली, तो उसके अगेंस्ट ये लागू होगा कि नहीं, फिर उस पे ये जजमेंट आया था। उसी में फिर एक नेक्स्ट केस आता है आधार केस, कि जब नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी 2014 में, तो उन्होंने बहुत सारे केसेस में मतलब आधार कार्ड काइंड ऑफ मैंडेटरी कर दिया था कि आपको XYZ कोई भी गवर्नमेंट बेनिफिट लेना है तो आपको आधार कार्ड कंपलसरी है देना, है ना। तो उस केस में मुझे याद है अच्छे से 5 जजेस की बेंच ने पहले अलाउ कर दिया था। ओके, कि मतलब ऐसा बोला गया था कि राइट टू प्रिवेसी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इंट्रिंसिक नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा बोला गया था उस टाइम पे। ओके, तो इसीलिए 5 जजेस की बेंच ने अलाउ कर दिया था। उसके बाद फिर कोर्ट को फिर कई बार याद दिलाया गया कि फिर 6 जजेस की बेंच भी बैठी थी, फिर 8 जजेस की भी बेंच बैठी थी। इसीलिए बोला गया था कि राइट टू प्रिवेसी को बार बार मतलब 6 जजेस की बेंच ने भी और 8 जजेस की भी बेंच ने राइट टू प्रिवेसी को इंट्रिंसिक नहीं माना था उस टाइम पे राइट टू लाइफ के अंतर्गत। फिर जब ये केएस पुट्टा स्वामी जी का केस आता है ना, तो इसमें 9 जजेस की बेंच बैठी थी। इसमें फिर बोला गया कि राइट टू प्रिवेसी जो है ना ये एक फंडामेंटल राइट है। ओके, ये बेसिकली केएस पुट्टा स्वामी ये फॉर्मर जज थे, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे आधार को ही लेकर के कि आधार में मतलब बहुत लोगों के मतलब फिंगरप्रिंट है, बायोमेट्रिक्स है, बहुत सारी चीजें हैं, उनके डिटेल्स हैं, तो उसका मिसयूज हो सकता है। इसी केस को लेकर के ये जो है ना फॉर्मर जज थे, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और ये राइट टू प्रिवेसी को फिर एक इंट्रिंसिक राइट माना गया। राइट टू लाइफ के अंतर्गत इसको इनएलिएनेबल राइट माना गया कि आप राइट टू प्रिवेसी जो है ना उसको आप वायलेट नहीं कर सकते। ओके, ये फिर राइट टू लाइफ का पार्ट माना गया 2017 में। उसके बाद अपने पास आता है नवतेज सिंह जोहार का केस 2018 में। इसमें LGBTQ राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। बेसिकली इसमें यह बोला गया था कि राइट टू इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की जब हम बात करते हैं, या फिर नो डिस्क्रिमिनेशन की जब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की जब हम बात करते हैं, या राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 की जब हम बात करते हैं, 14, 15 एंड 21, तो कोर्ट का मानना था ये कि किसी भी इंसान का सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो भी हो, है ना, वो किसी भी स्पेक्ट्रम में हो, वो सिसजेंडर्ड हो या ट्रांसजेंडर्ड हो या कुछ भी हो, उनका राइट टू इक्वालिटी उसको वायलेट नहीं किया जा सकता। मतलब गवर्नमेंट जो है ना ऐसा लॉ नहीं बना सकती है, पार्लियामेंट ऐसा लॉ नहीं बना सकती है कि उनका राइट टू इक्वालिटी वो वायलेट हो, है ना, और राइट टू लाइफ ये भी वायलेट हो। तो ये वाला केस भी ना एक बहुत इंटरेस्टिंग उस टाइम पे मतलब केस आया था 2018 में कि नवतेज सिंह जोहार केस में LGBTQ को मतलब आर्टिकल सेक्शन 377 था इफ आई रिमेंबर करेक्टली, ये ना होमोसेक्सुअलिटी को इसमें डिक्रिमिनलाइज किया गया था बेसिकली। तो ये जो ना राइट्स है ना LGBTQ राइट्स जो है सेक्शन 377 के अंतर्गत, उसमें फिर इसको डिक्रिमिनलाइज किया गया। और ये 2018 में ये इस राइट्स के बारे में बात किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और ये भी अपना आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता है। ओके, उसके बाद हम आर्टिकल 22 के बारे में अगर बात करें तो आर्टिकल 22 जो है ना अरेस्ट एंड सेफ गार्ड्स के बारे में बात करता है कि अगर किसी का डिटेंशन होता है तो
के पास, उस इंसान के पास कौन कौन से सेफ गार्ड्स अवेलेबल हैं। ओके, कि 21A जो है ना ऑर्डिनरी अरेस्ट के बारे में बात करता है कि आपको पूरा राइट है कि आपको किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया गया है ये बताया जाए। ओके, राइट टू लीगल काउंसिल, कि अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो यू हैव द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर। ओके, और आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने आपको मतलब प्रोड्यूस किया जाएगा, एंड फिर मजिस्ट्रेट विल डिसाइड कि आपको मतलब कस्टडी में भेजना है या नहीं। ओके, और प्रिवेंटिव डिटेंशन जो आता है ना आर्टिकल 22 के अंतर्गत ही आता है, ये इसमें मतलब ये जो लॉज है ना अरेस्ट एंड डिटेंशन, इसके अंतर्गत ये वाला एक एक्सेप्शन है। इसमें क्या है कि 3 महीने की लिमिट होती है बेसिकली प्रिवेंटिव डिटेंशन में। 3 महीने तक आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पे हाउस अरेस्ट वगैरह किया जा सकता है। ओके, यहाँ पे फिर एक एडवाइजरी बोर्ड बनाई जाती है, वो डिसाइड करती है कि उसको आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं, कि अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत हाउस अरेस्ट किया गया है तो वो बोर्ड फिर डिसाइड करेगा कि आपके उस प्रिवेंटिव डिटेंशन को आगे कंटिन्यू रखना है या नहीं। ओके, और यहां पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट अगर किसी पे मतलब किसी को जेल अगर भेजती है ना तो नॉर्मली NSA ही लगाया जाता है उस पे, ताकि उसको बेल इजीली अवेलेबल ना हो। ओके, फिर टाडा भी लगता है उस पे, और ग्राउंड्स हर केस में मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन केस में भी ग्राउंड्स मस्ट बी डिस्क्लोज, ये रूल है। ओके, और 22 मतलब आर्टिकल 22 का ही ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि एनिमी एलियंस जो भी हैं, मतलब अगर हम किसी के साथ वॉर में हैं, अगर उनके सिटीजन्स अगर हैं उस मतलब एनिमी कंट्री का अगर कोई सिटीजन है, उसको अगर अरेस्ट किया जाता है तो उसको ये राइट्स अवेलेबल नहीं होंगे। ओके, फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन, अभी मैंने बात करी थी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत अगर किसी को डिटेन किया जाता है उस पर्सन के पास भी ये राइट्स अवेलेबल नहीं है। 3 महीने तक डिटेन किया जा सकता है, यहाँ पे आपने ऑलरेडी देखा। और यहाँ पे जो 24 घंटे मतलब मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर जो इसको प्रोड्यूस किया जाएगा ना, ये लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत। और फिर मिलिट्री पर्सनल, इनके पास भी जो है ना ये अरेस्ट एंड डिटेंशन के अगेंस्ट ये फंडामेंटल राइट अवेलेबल नहीं है उनको। ओके, अब क्विक रिवीजन की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम्स के बारे में बात की गई है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, कि आप कोई ग्रुप बना सकते हैं। डी से एफ जो है ना मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, ये डी है, ये ई है और ये जी है। एफ यहां पे सॉरी गलत लिखा है, एफ जो था ना राइट टू प्रॉपर्टी था जो कि डिलीट कर दिया गया है। हाँ, एक बात और मैं बताना यहां पे भूल गया आपको कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना वो कंप्लीटली डिलीट नहीं किया गया है। आपको याद होगा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की जब हम बात कर रहे थे आर्टिकल 29 एंड 30 की जब हम बात कर रहे थे, तो अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उस पे ये राइट टू प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होता है। ओके, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के केस में एप्लीकेबल होगा। ओके, ये आपको याद रखना है। मतलब अगर सवाल ऐसा पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में तो आपको याद रखना है कि राइट टू प्रॉपर्टी आम लोगों के लिए तो डिलीटेड है, बट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी अवेलेबल है। ओके, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए अभी भी अवेलेबल है ये राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, उसके बाद आर्टिकल 20 से 22 क्रिमिनल प्रोटेक्शन की कोई रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं होना चाहिए, कोई डबल ट्रायल नहीं हो सकता, सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए उसको फोर्स नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस में है। ये आपको याद रखना है कि इन दोनों में, इन तीनों में बेसिकली क्रिमिनल केसेस में ये लागू होगा। ओके, आपको याद रखना है नॉट फॉर सिविल केसेस। ओके, कि सिविल केसेस में ये लागू नहीं होगा। उसके बाद 21 सबसे ज्यादा वाइड एक्सप्लेनेशन इसी का है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के ये बारे में बात करता है और इस पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और आर्टिकल 22 ये अरेस्ट सेफगार्ड्स के बारे में बात करता है। अभी पिछली स्लाइड में भी हमने बात की थी कि अगर किसी को डिटेन किया जाता है तो 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको किसी मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। ऑल्सो ही मस्ट बी इंटीमेटेड अबाउट द ग्राउंड ऑफ हिज अरेस्ट, उसको क्यों अरेस्ट किया गया वो उसको बताया जाना जरूरी है। ओके, एंड दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। और एग्जाम में कई बार ना मतलब सब क्लॉज भी कई बार पूछा जाता है कि एसोसिएशन कौन सा सब क्लॉज में था, असेंबली कौन से सब क्लॉज में था। ओके, 20 आपको याद रखना है कि क्रिमिनल प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। 21
इस पे लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड 22 अरेस्ट रूल्स के बारे में बात करता है कि अगर किसी को किसी केस के लिए अरेस्ट किया जा रहा है तो उसके पास कौन कौन से सेफगार्ड्स अवेलेबल है। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।